India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिलाओं की संख्या कम होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया जवाब तलब। पूछा, महिला उम्मीदवारों की सीट 19 तक ही सीमित क्यों? हर साल महिलाओं की संख्या कम ना हो। भूखमरी और कुपोषण मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सामुदायिक रसोई मॉडल तैयार करने का दिया निर्देश। राज्यों से मामले में 2 हफ्ते में आंकड़े मांगे। केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने को कहा। उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक नहीं करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 बच्चों की हत्या की दोषी 2 महिलाओं की मौत की सजा उम्र कैद में बदली। कहा, दया याचिका निपटारे में देरी यातना के समान। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो स्पष्ट करे कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये व्यवस्था सिर्फ इस साल के लिए हो सकती है क्योंकि महिलाओं के लिए पहला साल है। शायद सरकार महिलाओं के लिए एनडीए में सुविधा तैयार कर रही हो, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। इसलिए सरकार 6 हफ्तों में हलफनामा मांगा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा है कि वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं समेत कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े न्यायालय में पेश किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दरवाजे लड़कियों के लिए खुल तो गए, लेकिन सिर्फ 19 लड़कियों को ही दाखिला मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह स्पष्ट करे कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े न्यायालय में पेश किए जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ये पहली बार था, इसीलिए इसे अंतरिम व्यवस्था कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहना चाहिए। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि सैन्य बलों की जरूरत के हिसाब से ही एनडीए में लड़कियों को सीटें दी जा सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सरकार को बताना होगा कि यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई। पीठ ने कहा कि ये साल 2021 के आंकड़ों के बराबर है। पिछले साल आपने कहा था कि अवसंरचना की कमी की वजह से महिलाओं का कम प्रवेश लिया जा रहा है। अब आपने फिर साल 2022 के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या का प्रस्ताव किया है। कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, बात एनडीए में लड़कियों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और सुविधाएं तैयार करने की है। लड़कियों के लिए उतनी ही सीटें रखी जा सकती है जितना सैन्य बलों की आवश्यकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से इस पर लिखित हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी।
उन्होंने कहा कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना में अधिकारियों की कुल आवश्यकता से जुड़ा आंकड़ा देखने के बाद कोर्ट के सामने स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए कहा कि सरकार एनडीए के अलावा राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को दिए जा रहे दाखिले पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार के हलफनामे का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय देते हुए मार्च में मामले को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है। पिछले साल सितंबर में दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों को दाखिला न देना लैंगिक आधार पर भेदभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सामुदायिक रसोई चलाए जाने की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सामुदायिक रसोई चलाए जाने पर एक मॉडल प्लान तैयार करें और राज्य सरकारें इस पर सुझाव दे सकती हैं। साथ ही कुपोषण और उससे जुड़े अन्य मसलों पर डाटा दे सकती हैं। सीजेआई ने कहा कि भूख और कुपोषण पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करें। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि इसके लिए आपके पास जो भी योजना और धन हो उसका कुछ हिस्सा राज्यों को आवंटित करें, तो राज्य इसका ध्यान रखेंगे और इस पर वेणुगोपाल ने सहमति जताई है। कोर्ट ने इस मामले पर 3 हफ्ते के बाद सुनवाई की। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को भुखमरी से बचाना सरकार का कर्तव्य है। इस टिप्पणी के बाद अदालत ने केंद्र को राज्यों से बात करके सामुदायिक रसोई बनाने के लिए कहा था। भुखमरी या कुपोषण से होने वाली मौत को रोकने के लिए सामुदायिक रसोई चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सामुदायिक रसोई पर एक मॉडल प्लान तैयार करने को कहा है। भुखमरी और कुपोषण से होने वाली मौतों से लोगों को बचाने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पार्टियां चुनाव में कई चीजें मुफ्त बांटने की घोषणा करती हैं, पर मजबूरों की भूख शांत करने पर ध्यान नहीं देती हैं। कोर्ट ने राज्यों से इस मामले में 2 हफ्ते में आंकड़े मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सामुदायिक रसोई चलाए जाने पर एक मॉडल प्लान तैयार करे और राज्य सरकारें इस पर सुझाव दे सकती हैं। यही नहीं, इसके साथ कुपोषण और उससे जुड़े अन्य मसलों पर डाटा दे सकती है। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि भुखमरी से मौत के क्या आंकड़े हैं। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बच्चे की मौत भुखमरी से हुई। सीजेआई ने कहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के अलावा कुपोषण भी मौत का कारण है। सीजेआई ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई नई सर्वे रिपोर्ट हो जिसमें भुखमरी से होने वाली मौतों के बारे में कुछ डेटा हो तो वो हमें दे। सीजेआई ने कहा इस मामले पर कई राज्यों का कहना है कि वो सामुदायिक रसोई चला रहे हैं। कुछ राज्यों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर की है। राज्यों का कहना है कि अगर इसको लागू करना है तो केंद्र सरकार इसके लिए हमें कुछ धन मुहैया कराए। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि इसके लिए आपके पास जो भी योजना और धन हो उसका कुछ हिस्सा राज्यों को आवंटित करें, तो राज्य इसका ध्यान रखेंगे। वेणुगोपाल ने सहमति जताते हुए कहा फिर हम एक योजना बना सकते हैं जिसमें 2% अतिरिक्त खाद्यान्न राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य हलफनामा दाखिल कर ये बताए कि क्या 2% अतिरिक्त खाद्यान्न सभी राज्यों को स्वीकार्य है। कोर्ट में इस मामले पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक नहीं करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत तैयार हो गई है। वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस पर चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। जब अश्विनी उपाध्याय ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया की ओर इशारा किया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या हम उन लोगों को नामांकन दाखिल करने से रोक सकते हैं जिनके खिलाफ मामले हैं? फिर अदालत ने कहा, आपने उल्लेख किया है तो हम विचार करेंगे। हालांकि अदालत की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है।
याचिका में चुनाव आयोग को सहज सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों और उनके चयन के कारणों के बारे में अपनी वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करें। याचिका में ये भी मांग की गई है कि प्रत्येक राजनेता अपने खिलाफ मामलों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में सार्वजनिक करे। याचिका में इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना के मामले में भी दर्ज की गई है। इसके अलावा फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण अपनी वेबसाइटों, स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया और सोशल पत्रों के माध्यम से उम्मीदवारों को चुनने के लिए 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम 2 सप्ताह पहले, इनमें से जो पहले हो उस समय तक प्रकाशित करना चाहिए। पिछले साल अदालत ने 9 पक्षों को उसके निर्देशों का पालन नहीं करने का दोषी पाया था। अदालत ने अपने पहले के आदेश को भी संशोधित किया और कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाए, क्योंकि दूसरी शर्त वैधानिक प्रावधानों के कारण लागू करना मुश्किल है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि किसी सांसद या विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला संबंधित उच्च न्यायालय की सहमति के बिना ही वापस लिया जा सकता है। IRCTC घोटाले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निचली अदालत में सुनवाई में हो रही देरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि IRCTC घोटाले मामले में अदालत तेजी से सुनवाई नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, बावजूद इसके सुनवाई की गति बेहद धीमी है। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का भी जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि MP MLA के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को निचली अदालत ने 1 साल के भीतर ट्रायल पूरा करे। IRCTC घोटाले मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव समेत अन्य आरोपी हैं। IRCTC घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने आदेश से CBI और ED दोनों मामले अलग अलग चल रहे हैं। हालांकि साल 2029 में इस घोटाले से जुड़े दोनों मामलों में लालू और परिवार को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई थी, जहां तो लालू प्रसाद यादव को दोनों मामलों में कोर्ट में अंतरिम जमानत दे दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है। इधर ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया था। आपको बता दें कि IRCTC होटल आवंटन मामले में CBI के बाद ED ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में ED ने कई अहम सबूत की बात कही थी। इधर चार्जशीट में ED ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन MD BK अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे को पॉर्न वीडियो केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। पूनम की अग्रिम जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया गया। गौरतलब हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने पर पूनम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में राजकुंद्रा मुख्य आरोपी है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस BV नागरत्नन की बेंच ने पांडे की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने आदेश दिया कि पूनम पांडे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। पूनम पांडे ने पॉर्न रैकेट मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। राहत के लिए पांडे की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था। पांडे ने कहा कि वो इस मामले की आरोपी नहीं बल्कि पीड़िता है। आगे कहा गया कि कुछ अश्लील वेबसाइटों पर पांडे के सभी वीडियो को केंद्र सरकार द्वारा 2015 में पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, भले ही वाहन चोरी हो गया हो या फिर किसी और द्वारा अधिकृत रूप से चलाया जा रहा हो। जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि देयता बेचने के लिए बीमाकर्ता को ये स्थापित करना होगा कि बीमित व्यक्ति की ओर से जानबूझकर उल्लंघन किया गया था।
कोर्ट ने मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसने बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि का भुगतान करने और वाहन चोरी करने वाले ड्राइवर से इसे वसूल करने का निर्देश दिया था। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए गए निर्णय को सीमित सीमा तक चुनौती देते हुए एक अपील दायर की गई थी कि इसने वाहन के चालक के खिलाफ वसूली के अधिकार प्रदान किए हैं। अपीलकर्ता का मामला था क्योंकि वाहन चोरी हो गया था और चालक एक पेशेवर चोर था, इसलिए राशि का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी पर कोई दायित्व नहीं था। मामला ये था कि एक इको कार चालक द्वारा तेज और लापरवाही से चलाई जा रही थी, जिसने बड़ी ताकत से मृतक की स्कूटी को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर के परिणाम स्वरूप मृतक नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रिब्यूनल ने पाया था कि वाहन चालक द्वारा चोरी की गई थी और आपत्तिजनक वाहन की चोरी के संबंध में पुलिस स्टेशन में पहले से ही एक शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता के पास वाहन का बीमा था, इसलिए न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या वाहन चोरी होने और अधिनिकृत रूप से किसी और द्वारा चलाए जाने के मामले में बीमा कंपनी राशि का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त है। कोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम नेहरू और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। 13 बच्चों के अपहरण और उनमें से कम 5 की हत्या करने की दोषी 2 बहनों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी है। अदालत ने 6 साल बाद उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने राहत इसलिए दी क्योंकि उनकी दया याचिका के निपटारे में राष्ट्रपति ने 7 साल 10 महीने तक फैसला नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी यातना के समान है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 साल बाद बच्चों के अपहरण और उनकी हत्या के इल्जाम में मौत की सजा पाई 2 बहनों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सौतेली बहनों रेणुका शिंदे और सीमा गावित को 13 बच्चों के अपहरण और उनमें से कम 5 की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के 16 साल बाद उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने उनकी मृत्यु को कम करने के लिए उनकी दया याचिकाओं के निपटारे में राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक देरी का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि कानून की स्थिति है कि दया याचिकाओं के निपटान में एक अस्पष्टीकरण देरी के परिणाम स्वरूप मौत की सजा को कम किया जा सकता है। इस कानूनी स्थिति के बावजूद केवल अधिकारियों के कारण प्रतिवादी का कहना है कि दया याचिकाओं पर 7 साल 10 महीने और 15 दिन बाद भी फैसला नहीं किया गया। राज्य सरकार का ये तर्क है कि उन्हें आज फांसी दी जानी चाहिए। ये इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का कारण उसके अधिकारियों का अपमान है। हाईकोर्ट ने हालांकि याचिकाकर्ताओं की रिहाई की प्रार्थना को खारिज कर दिया और दावा किया कि उन्होंने 25 साल जेल में बिताए। इस तरह की राहत केवल राज्य द्वारा छूट के रूप में दी जा सकती है। दोषियों ने 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसमें राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिका पर निर्णय लेने में लगभग 8 साल की देरी का हवाला दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्रमशः 2004 और 2006 में उनकी मौत की सजा की पुष्टि की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 2014 में ही उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य ने अंतिम फैसले तक उन्हें निष्पादित नहीं करने का वचन दिया। हालांकि याचिका पर अंततः अक्टूबर-दिसंबर 2021 तक ही सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका स्वीकार किए जाने के बाद मामले में संचालन की मांग नहीं करने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की। पीठ ने कहा कि मामले को शुरू में 2015 में अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया। बहनों का मामला शत्रुघ्न चौहान बनाम UOI में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के 3 न्यायाधीशों की पीठ के ऐतिहासिक फैसले पर टिका हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए और 15 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी यातना के समान है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन और अपराध की गंभीरता अप्रासंगिक है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.